नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर, शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पे सभी का वेलकम, स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। बात करेंगे दोस्तों संस्कृत पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की बात करेंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के भाषा के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। जी हाँ, ठीक है। लैंग्वेज भाषा द्वितीय की बात कर रहे हैं। अगर आपने द्वितीय भाषा संस्कृत शिक्षा शास्त्र या संस्कृत सेलेक्ट किया है या प्रथम में संस्कृत सेलेक्ट किया है तो दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट की बात करेंगे। संस्कृत शिक्षा शास्त्र प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में 15 बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन करेंगे। 15 में से आपका स्कोर इस प्रैक्टिस सेट में 10+ है, 12+ है या 8+ है, सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। तो चलिए, आप लोग तैयार हैं इन 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए, फीडबैक करने के लिए, अपना अपना कमेंट में स्कोर करने के लिए। पहला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है और इसके पिछले हमने तीन प्रैक्टिस सेट अटेंड कर चुके हैं। आपको आई बटन पे लिंक में मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप पिछले प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा। कि शिक्षा संबद्ध मूलभूत अधिकार संविधान शानेन परिष्करणेन कार्यान्वित है। जो आपका शिक्षा से संबंध मूलभूत अधिकार संविधान में जो परिष्कृत किया गया है, उनमें से संविधानस्य त्रिशीतम परिष्करण होगा, संविधानस्य खडशीतमेन परिष्करण होगा, संविधानस्य त्रिनवंतमेन परिष्करण होगा या संविधानस्य खडवंतमेन परिष्करण हो जाएगा। सभी कमेंट करेंगे। तो देखिए, सभी जानते समझते ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं कि शिक्षा संबंध मूल अधिकार संविधान शायन परिष्करण, संविधान खड शीतमेन परिष्करण। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात हिंदी में समझें, खड यहाँ पे जो दिया गया है खड शीतमेन, तो खड मतलब होता है 6 और शीतमेन मतलब होता है 80, तो खड शीतमेन मतलब 86 हो गया। मतलब दोस्तों, शिक्षा से संबंधित मूलभूत अधिकार संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2007 में स्वीकृत किया गया है। अर्थात 86वें संविधान संशोधन में शिक्षा को मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया। अगर यही देखिए आपकी हिंदी पेडागोजी में पूछा जाएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए, हिंदी पेडागोजी हमें गलतियां बहुत सारी हम लोग करते हैं। हिंदी पेडागोजी और संस्कृत में केवल भाषा का अंतर है, 99% सेम है, ये आपको ध्यान देना है। केवल भाषा का अंतर है, लैंग्वेज का अंतर है, ठीक है। तो इसीलिए हम हिंदी में भी आपको बता देते हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएँ, आपकी तैयारी प्रिपरेशन जो है और बेहतर हो सके और आपका जो संस्कृत में 30 आप में से 25+ का स्कोर यहाँ पर कर सकें। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, NCF 2005 यानी सभी जानते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अनुसारम काल्पनिक चिंतनार्थम एवं चा साक्षरता द्वारा ज्ञानार्जन मनते। अर्थात NCF 2005 अनुसार में काल्पनिक चिंतन में और साक्षरता द्वारा ज्ञान अर्जन में मान्यता है। अपने मातृभाषा में, तृतीय भाषा में, शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज कह सकते हैं, या द्वितीय भाषा की बात करेंगे। सभी प्यारे में कमेंट करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना। NCF 2005 अनुसारम काल्पनिक चिंतनार्थम एवं साक्षरता द्वारा ज्ञानार्जनम मान्यते, वह कहलाएगी मातृभाषा की बात करेंगे। क्या हो जाएगा? मातृभाषा हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, सभी कमेंट करेंगे। कि चॉम्स्की मतानुसारम मनुष्याः जन्मगत भाषा ग्रहण साधनम धारयन्ति एन तेषु उत्पद्यते। जी हाँ, महत्वपूर्ण 30 प्रश्न है। आई होप सभी प्यारे में अच्छे तरीके क्वेश्चन को अटेंड कर पा रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। चॉम्स्की मतानुसारम मनुष्याः जन्मगत भाषा ग्रहण साधनम धारयन्ति एन तेषु उत्पद्यते। साधारण व्याकरण, वर्ण विचारई है, अर्थ विचारई है, जटिल शब्दाह है। सभी कमेंट करेंगे। तो देखिए, मतलब चॉम्स्की के मतानुसार मनुष्य में जन्मगत भाषा अधिग्रहण साधन का इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वह होता है साधारण व्याकरण। क्या कहलाएगा दोस्तों? साधारण व्याकरण। यानी चॉम्स्की के मतानुसार मनुष्य में जन्मजात भाषा ग्रहण साधन धारण जो करता है उनमें से साधारण व्याकरण उत्पन्न होता है और जन्मगत भाषा ग्रहण ही वास्तविक व्याकरण जानने का आधार होती है। चौथा प्रश्न प्यारे मित्रों, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का जायसवाल सर स्वागत अभिनंदन करते हैं। चौथा प्रश्न यह है कि भाषा विज्ञान तंत्रे अस्माकं मानसिकः शब्दकोशः कथ्यते
प्रगमाटिक्स व्यवहार विज्ञानम, लेक्सिकॉन पद विज्ञानम, सिंटैक्स वाक्य विज्ञानम या सेमांटिक्स अर्थ विज्ञानम। सही क्या होगा? देखिए सभी जानते हैं भाषा विज्ञान तंत्र में अस्माकम मानसिक, यानी भाषा विज्ञान तंत्र में हमारा जो मानसिक शब्दकोश है उसको हम क्या कहते हैं? तो भाषा विज्ञान तंत्र में हमारे मानसिक जो शब्दकोश को कहा जाता है वह लेक्सिकॉन पद विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेक्सिकॉन का पद विज्ञान। पांचवा प्रश्न बहुत ही लाजवाब है। थोड़ा आपको पता है संस्कृत में बड़े क्वेश्चन भी आ जाते हैं। बड़े क्वेश्चन में प्रश्न पढ़ने में क्या होता है, समय टाइम ज़्यादा लगता है, तो कैसे मैनेज करना ये देख लेते हैं। सप्त कक्षाया छात्रई है कथयति, 7वीं कक्षा का छात्र बोलता है, यतः सह तस्य मित्रेण सह शब्द वर्ग समस्या खेल माध्यमेन आनंद अनुभवति या किंचित अधिकः दक्ष येन कारणेन तस्य कौशल ज्ञाने वृद्धि भवति एतेन कस्य शिक्षणम मनोविज्ञानस्य मंतव्यम दस्ति। यानी किस शिक्षण का या कौन से शिक्षण के मनोविज्ञान का मंतव्य देखा गया है कि 7वीं कक्षा का कोई छात्र है बोलता है कि सह तस्य मित्रेण सह शब्द वर्ग समस्या खेल माध्यम आनंद थी। सभी मित्र जो है, ठीक है, सह शब्द वर्ग समस्या, ठीक है, एक वर्ग में खेल का माध्यम का आनंद का अनुभव करते हैं, अधिक से अधिक दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। ये कारण कौन से कौशल के वृद्धि होता है? तस्य कौशलेन एन कारणेन तस्य कौशलेन वृद्धि होती, इस यही कारण है कि कौशल में वृद्धि होता है। लेकिन कस शिक्षण मनोविज्ञान से मंतव्य दर्शते, हम बात कर रहे हैं स्किनर की बात कर रहे हैं, जीन पियाजे जी की बात कर रहे हैं, वाइगोस्की की बात कर रहे हैं, गार्डनर की बात कर रहे हैं। तो आपका कमेंट आ चुका है, आपका फीडबैक भी आ चुका है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लेव वाइगोस्की की बात कर रहे हैं। जी हाँ, 7वीं कक्षा का छात्र कहता है कि वह उसके मित्र के साथ शब्द वर्ग समस्या खेल के माध्यम से आनंद का अनुभव करता है, जो अधिक कुशल होता है, जिसके कारण उसके कौशल ज्ञान में वृद्धि होती है। इसमें वाइगोस्की का शिक्षण मनोवैज्ञानिक मंतव्य दिखता है। 6वां प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है कि भाषा शिक्षणार्थम अध्यस्तनेषु कतमम व्यवहारवादस्य सिद्धांतम ना अनुसरति। ना अनुसरति मतलब नेगेटिव, नकारात्मक प्रश्न है यहाँ पे, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, तो नकारात्मक जब प्रश्न है तो नकारात्मक हमें ऑप्शन भी देखना पड़ेगा। भाषा शिक्षणार्थम अंतर्निहित यंत्रम अनुकरण और दृढ़ीकरण करना, कंठस्थीकरण अभ्यास्य या कह सकते हैं अभ्यास निर्माण प्रक्रिया की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, भाषा शिक्षण में अगर इनमें से देखा जाए कौन सा जो है व्यवहार जो है सिद्धांत ना अनुसरति, वह कहलाएगा भाषा शिक्षांतम अंतर्निहित यंत्रम। ये मतलब इसका हिंदी में समझा लेता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। मतलब ये दोस्तों, भाषा शिक्षण हेतु जो है अंतर्निहित यंत्र व्यवहारवादी सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है। अनुकरण और दृढ़ीकरण, याद करना, अभ्यास करने के साथ साथ अभ्यास निर्माण की प्रक्रिया भाषा शिक्षण का व्यवहारवादी सिद्धांत है। लेकिन आपका अंतर्निहित यंत्र जो है व्यवहारवादी सिद्धांत नहीं होगा। बाकी आपके तीनों व्यवहारवादी सिद्धांत का अनुसरण करेंगे या व्यवहारवादी सिद्धांत की बात कर रहे हैं। 7वां प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, फीडबैक करते रहें। हर एक क्वेश्चन हर एक कंसेप्ट लाजवाब है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर 101% श्योर एंड प्योर है, क्योंकि तैयारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। दोस्तों अधस्तनेषु कस्मिन् विधौ मातृभाषायाः व्यवधानं न अपेक्षते। द्विभाषीय विधु, श्रव्यभाषी विधु, स्वाभाविक विधु, प्रत्यक्ष विधु। सभी कमेंट कीजिएगा। तो देखिए इनमें से कौन सी विधा जो है मातृभाषा व्यवधान ना अपेक्षित है, मातृभाषा में व्यवधान का अपेक्षित नहीं है, वह कहलाएगी प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड आपके इनमें से जो मातृभाषा के व्यवधान का अपेक्षित नहीं होती है। अगर हमें हिंदी में समझें कि प्रत्यक्ष विधि में कदापि भी मातृभाषा का व्यवधान नहीं होगा, बल्कि अन्य तीनों जो विकल्प दिए गए हैं मातृभाषा व्यवधान में अपेक्षित सिद्ध हो सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा का अवबोधक है। बाकी आपके द्विभाषीय विधि जो है शब्द और स्वाभाविक, ये तीनों विधियां जो हैं ये कहलाएंगी मातृभाषा के व्यवधान करेंगी, लेकिन आपका प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड नहीं कहलाएगा, क्योंकि यह मातृभाषा का अवबोधक कहलाता है। 8वां प्रश्न है लेखनस्य प्रथम सोपानम अस्ति। लेखन के प्रथम सोपान कौन सा होता है? सभी जानते हैं संस्कृत में 4 जो है आपके, पहला होता है सुनना, लिखना, पढ़ना। सभी लोग जानते हैं क्या क्या होता है। एक होता है सुनना, श्रवण की बात करेंगे, फिर देखना होता है, फिर लिखना होता है, पढ़ना होता है। लेकिन पहला सुनना
अंतिम लेखन होता है, ये सभी को पता है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो लेखनस्य प्रथम सोपानम अस्ति मार्गदर्शित लेखनम, प्रगति लेखनम, मुक्त लेखनम, संयत लेखनम। तो लेखन में प्रथम सोपान कौन सा होता है? तो सभी जानते हैं लेखन में संयत लेखनम, कंट्रोल्ड राइटिंग जो है यह प्रथम सोपान कहलाता है। क्या कहलाएगा? संयत लेखनम, कंट्रोल राइटिंग की बात कर रहे हैं। जी हाँ। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है, 9वां प्रश्न है, शिक्षा अधिकारिनियम आरटी एक्ट प्रत्येकम छात्रस्य अधिकार अस्ति, यानी शिक्षा अधिकार का जो अधिनियम है उसके अनुसार, आरटी एक्ट के अनुसार प्रत्येक छात्र का अधिकार कौन सा है? कि राजकीय भाषा माध्यमेन आगंतुम अधिगंतुम, या आधुनिक भारतीय भाषा माध्यमेन अधिगंतुम, मातृभाषा माध्यमेन अधिगंतुम, या अंगल भाषा माध्यमेन अगंतुम। सभी कमेंट करेंगे। तो शिक्षा अधिकार अधिनियम अनुसारम आरटी एक्ट जो दिया गया है, प्रत्येक छात्र का अधिकार है कि वह मातृभाषा के माध्यम से अधिगम करे। क्या है? सभी लोग जानते हैं, आरटी एक्ट 2009 की बात करेंगे। इसके अनुसार सभी छात्रों के अधिकार प्रदान किया गया है कि वह शिक्षा अध्ययन अपनी मातृभाषा के अनुसार ही करेगा, और उस छात्र को जबरन किसी अन्य भाषा के माध्यम से शिक्षण नहीं कराया जाएगा, और वह जो बालक होगा वह स्वतंत्र होगा, और इस मातृभाषा को बालक के प्रथम पाठशाला की जननी भी मानी जाती है। यह आरटी एक्ट 2009 की बात करेंगे। 10वां प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर दिया जा चुका है कि प्रतिपुष्टि ही अस्ति, फीडबैक क्या होता है, या इसे किसे बोलेंगे हम? कि जो आपका उभय शिक्षक शिक्षणार्थिनम करते, आपका स्व विकासई की बात करेंगे, स्वविकास की बात करेंगे, या मातृणाम पितृणाम करते तेषाम बालानाम गृह कारणाय परीक्षा प्रस्तुत्यर्थम चा, या बात करेंगे शिक्षार्थिनाम कृते अधिगम विकासय की बात कर रहे हैं, या शिक्षका नाम कृते अध्यापन विकास की बात कर रहे हैं। सभी ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं, कमेंट करते रहें, फीडबैक करते रहें। इस प्रैक्टिस सेट में 15 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर क्या है? जी हाँ, प्रतिपुष्टि फीडबैक जो होता है दोस्तों वह कहलाता है उभय शिक्षक शिक्षणार्थ कृते स्व विकास की बात करेंगे। अर्थात इसे हिंदी में समझें कि प्रतिपुष्टि को अनेक वैज्ञानिकों ने स्वस्थ छात्रस्य चा शिक्षकस्य विकासय के रूप में भी परिभाषित किया है, क्योंकि प्रतिपुष्टि के अंतर्गत शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के द्वारा स्व-विकास कार्य किया जाता है, और प्रतिपुष्ट छात्र शिक्षक संतुष्ट को से भी किंचित किया जाता है। देखिए, हम यहाँ पे डिजिटल बोर्ड में नहीं पढ़ रहे हैं, और इसका रीजन है अभी हमारे पास सारी चीज़ें व्यवस्थाएं नहीं है, जैसे व्यवस्थाएं होंगी, इसलिए हम आपको देखिए ऑडियो के माध्यम से यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, और आप लोगों का फीडबैक सहयोग मिलेगा तो जल्दी आपका डिजिटल बोर्ड के सामने आएंगे। ये आप लोग कर सकते हैं, बस आप लोग सहयोग करते रहें, फीडबैक करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है, सपोर्ट करेंगे, तो जरूर हम एक फेस टू फेस भी आपको वीडियो के माध्यम से मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए 5 प्रश्न और देख लेते हैं। बालयीय भाषा अध्ययनार्थम अपेक्षित क्षमताम पुरस्कृत उत्पन्नाय भवन्ति कह अवदत्। मतलब दोस्तों बालक बालिकाओं में बालाय भाषा अध्ययनार्थम, बालकों में भाषा अध्ययन के करते समय जो है अपेक्षित क्षमता जो होती है पुरस्कृत उत्पन्ना भवन्ति, अब पुरस्कृत के समान उत्पन्न होती है। कह अवदत्, किसने कहा है? ये कथन किसका है? ये दिया स्टेटमेंट, ये कथन दिया गया है कि बालाय भाषा अध्ययनार्थम अपेक्षित क्षमताम पुरस्कृत उत्पन्ना भवति। आपके वाइगोस्की ने कहा है, ईपी पॉलाव ने कहा है, जीन पियाजे जी ने कहा है, या चॉम्स्की की बात करेंगे। सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, किसने कहा है? ये हमारे चॉम्स्की महोदय जी ने कहा है। किसने कहा है? बालाय भाषा अध्ययनार्थम अपेक्षित क्षमताम पुरस्कृत उत्पन्ना भवन्ति, चॉम्स्की अवदत् की बात करेंगे। 12वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखितेषु का वाह पद्धति शिक्षण पद्धति उच्यते। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति जो है शिक्षण पद्धति की उचित पद्धति होगी? चयन पद्धति सिलेक्शन मेथड की बात कर रहे हैं, रुचि पद्धति इंटरेस्ट मेथड की बात कर रहे हैं, प्रेरणा पद्धति मोटिवेशन मेथड की बात कर रहे हैं, उपयुक्त शर्मअप की बात करेंगे। तो सभी जानते हैं, समझते ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं। इनमें से जो पद्धति शिक्षण पद्धति की बात कर रहे हैं उचित आपके सिलेक्शन मेथड भी है, आपका इंटरेस्ट मेथड भी है, मोटिवेशन मेथड भी है, अर्थात चयन पद्धति, रुचि पद्धति, प्रेरणा पद्धति, उपयुक्त शर्मअप शिक्षण पद्धति उच्चते की बात करेंगे। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी पद्धतियां शिक्षण पद्धति के अंतर्गत आती हैं। 13वां प्रश्न दिया गया दोस्तों कि भाषा शिक्षण संदर्भे आगमनात्मक पद्धति ऐसे लाभय अस्ति। मतलब समझेंगे कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में देखें कि आगमनात्मक जो पद्धति है
इनमें से लाभ क्या होता है? कक्षायाम अनुशासन रचितम भवति, विद्यार्थी अल्पे समय अधिकं पठितुं शक्नोति, या विद्यार्थिभिः कार्यभिकरणस्य आवश्यकता नास्ति, या विद्यार्थी रटनाभ्यासं न कुर्वन्ति। सभी कमेंट करेंगे। तो जानते हैं, समझते हैं। सभी ऑप्शन में एक डिफरेंट ऑप्शन देखिए, कौन सा आपको अलग दिख रहा है। तो देखिएंगे ना कुर्वन्ति, ये हमें ना कुर्वन्ति किसी में नहीं गया है, ना शब्द नहीं आया है किसी भी ऑप्शन में, ये थोड़ा अलग दिख रहा है। मतलब दोस्तों, भाषा शिक्षण के संदर्भ में आगमनात्मक पद्धति का लाभ क्या होगा कि विद्यार्थियों में रटन अभ्यास ना कुर्वन्ति, विद्यार्थियों में रटने का अभ्यास ना कराया जाए, यह कहलाएगा आगमनात्मक। और आगमन क्या होता है सभी जानते हैं, उदाहरण से नियम की ओर चलता है। ठीक है, अगर हिंदी में समझे, अर्थात भाषा शिक्षण की आगमन पद्धति के संदर्भ में विद्यार्थियों का रटन अभ्यास न करना, यह आगमन पद्धति के अंतर्गत परिगणित होता है। 14 आपका प्रश्न दिया गया है कि भाषा तावत अभिव्यक्ति स्वमत व्यक्तीकरणस्य सर्वश्रेष्ठ माध्यमम अस्ति। कौन सा सर्वश्रेष्ठ माध्यम होगा? भाषा तावत में अभिव्यक्त स्वमत व्यक्तीकरण के लिए प्रचार होगा, या कैसे थे, संग्रह की बात कर रहे हैं, विनिमय की बात कर रहे हैं, उपयुक्त स्वरमक की बात करेंगे। सभी कमेंट करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना। तो भाषा अदावत अभिव्यक्ति समतव्य व्यक्तीकरण सर्वश्रेष्ठ विनिमय माध्यम अस्ति। जी हाँ, एक्सचेंज की बात करेंगे। अगर इसको हिंदी में समझें कि भाषा अभिव्यक्ति तथा अपने मत के अभिव्यक्तिकरण के सर्वश्रेष्ठ विनिमय आदान प्रदान का माध्यम होता है। 15वां प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का, और सभी को पता है प्रत्येक प्रैक्टिस सेट, प्रत्येक संस्कृत पेडागोजी में 15 क्वेश्चन हर एक प्रैक्टिस सेट में आते हैं, जो आपके सिलेबस के एग्जाम पैटर्न पर अकॉर्डिंग होते हैं। तो 15वां प्रश्न है दोस्तों कि शिक्षिका विशेषण विषय, जी हाँ, शिक्षिका जो है विशेषण विषय व्याख्यानम करोति, शिक्षिका जो है विशेषण विषय का व्याख्या करती है। सा तदा सर्वान् छात्रकं प्रत्येकं न्यूनतिन्यूनतम एवं स्वगुणं वर्णयन्त निर्देशति, अनंतरम छात्रस्य लक्षणं ददाति, अयं विधि कथ्यते। अर्थात दोस्तों, एक शिक्षिका है, एक अध्यापिका है, जो विशेषण विषय का व्याख्या करती हैं और उसमें बोलती हैं कि सभी छात्र जो है प्रत्येक न्यूनतम जो भी नए नए आपके शब्द हैं, उनके जो भी गुण हैं, उनको वर्णन को निर्देशित करते, इनको वर्णन कीजिए। तो अनंतरम चा तस्य लक्षण ददाति, ये अंतर जो है, लक्षण जो होता है, ये इस कौन सी विधि बोली जा सकती है? इसको समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया विधि बोल सकते हैं, या निम्न जन विधि की बात करेंगे, या आगमन विधि की बात करेंगे, या हम निगमन विधि की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट करेंगे जहाँ क्या हम इंडक्टिव मेथड की बात कर रहे हैं या आपका डिडक्टिव मेथड की बात कर रहे हैं। तो दोनों क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपको कमेंट करना है। तो राइट ऑप्शन होगा समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया विधि की बात करेंगे। अगर हमें इसे हिंदी में समझे तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि शिक्षिका विशेषण विषय व्याख्यानम करोति, सा तदा सर्वान् छात्रां प्रत्येकं न्यूनतम एवं स्वगुणं वर्णयन्तु निर्देशति, अनंतरम लक्षणं ददाति, अयम विधि समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया विधि कथ्यते। अर्थात समझें हिंदी में, हिंदी अपनी मातृभाषा में समझें कि शिक्षिका विशेषण के विषय में व्याख्या करती है, वह तभी सभी छात्रों को कम से कम अथवा अपने गुणों का वर्णन करने का निर्देश देती हैं और उसके बाद उसके लक्षण को देती हैं। ऐसा करना समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया विधि कहलाती है। तो दोस्तों, ये आज का प्रैक्टिस सेट संस्कृत पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। जी हाँ, आपका स्कोर 15 में से कितना है और ये क्लास आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक करके जरूर बताएं। और ऐसी क्लासेस बेस्ट तैयारी के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक शेयर करते रहें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंसेप्ट में। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।